हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 10th एसएसटी, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट। उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा भी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लगभग 80 के करीब, यानी 80 के करीब क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो इस चैप्टर के लिए और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करिए और आपके जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। और जितना भी सिलेबस एसएसटी में रिड्यूस हुआ है, कि 30% रिड्यूस हो चुका है, तो मैं जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन सब के आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा और एक्स्ट्रा कोर्सेज कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका अच्छी प्रिपरेशन होगी एग्जाम्स के लिए और आप अच्छा लिख पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको मीनिंग हिंदी में समझाऊंगा आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस ऐसी होंगी, एक एक वीडियो में आपका एक एक पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें पूरे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एमसीक्यू होंगे, वन वर्ड होगा, लॉन्ग आंसर होंगे और शॉर्ट आंसर, सारे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, एक लाइन बोली थी गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। यानी कि जो नेचर है, नेचर ने सब कुछ दे रखा है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उस इंसान की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो सकती जो लालची है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही, उसे हम देखते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ आयरन ओर। इसमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सी रिसोर्स है आयरन ओर, रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो जो आयरन ओर है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट मीन्स ये हमारी लिमिटेड सप्लाई में है, हमारी नेचर के अंदर ये लिमिटेड अमाउंट में मिलती है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट में, जैसे सन एनर्जी, वाटर एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल। अगला जो क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। जो टाइडल एनर्जी है, जो टाइड्स की हेल्प से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इनमें से कौन सी रिसोर्स है टाइडल एनर्जी को आप रखोगे? तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिप्लेनिशेबल, एबायोटिक, ह्यूमन मेड या फिर नॉन रिसाइकेबल। तो इसका क्या हो जाएगा? रिप्लेनिशेबल। ठीक है, रिप्लेनिशेबल मतलब कि जिसे हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसे सिर्फ हमें यूज़ करना आना चाहिए ढंग से, और वो कभी मतलब ख़त्म नहीं हो सकती है। इन्हें रिन्यूएबल सोर्स भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। यानी जो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, किसकी वजह से हो रहा है? या इंटेंस कल्टीवेशन, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है पंजाब में वो हो रहा है ओवर इरीगेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टाइज्ड। जो टेरेस कल्टीवेशन होता है, इन स्टेट्स में से कौन से में प्रैक्टिसाइज्ड होता है, या फिर कौन से में हम इसे लागू करते हैं, या फिर हम ये कल्टीवेशन करते हैं, कौन से स्टेट में? पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। जब टेरेस कल्टीवेशन की बात आए तो मोस्टली हिली एरियाज़ में, तो हिली एरिया कौन सा है इसमें? उत्तराखंड। टेरेस कल्टीवेशन आपने देखा होगा, जो जिस तरीके जो सीढ़ी बनी होती है ऐसे कर करके, उसी को टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। गुजरात में ब्लैक सॉइल मिलती है, और ब्लैक सॉइल को किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लैक सॉइल पे जो है कॉटन उगाई जाती है, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो ब्लैक सॉइल ही कहलाती यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एमसीक्यू। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। आपको 30 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है,
वो है नेम द 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। आपको ये बताना है कि 3 स्टेट्स के नाम देने जिनमें ब्लैक सॉइल मिलती है और कौन सी क्रॉप जो है ब्लैक सॉइल के ऊपर उगाई जाती है। तो अब बताया था आपको कॉटन इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन ऑन द ब्लैक सॉइल, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर एमपी, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे पाई जाती है। और अभी हमने ऊपर देखा था ब्लैक सॉइल गुजरात में भी है। तो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ कुछ स्टेट्स हैं, सम स्टेट्स लिखा है ना, तो आपको गुजरात भी लिख सकते हैं इसमें आंसर, या फिर महाराष्ट्र, एमपी या फिर छत्तीसगढ़ भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टास। What type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. सबसे पहले बताना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट में रिवर डेल्टास हैं वहाँ पे सॉइल कौन सी मिलती है और इसके 3 फीचर्स बताने हैं। तो एल्यूवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो ईस्टर्न कोस्ट में मिलती है, जो कि रिच होती है पोटाश में, फॉस्फरिक एसिड में और लाइम में। इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है और ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, इसलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में भी यही सॉइल पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल ही, क्योंकि इसकी जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो क्या होती है, हाई होती है। ये बहुत आसानी से वाटर को जो रिटेन कर सकती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, या सिंपली बोले वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कैन होल्ड फॉर द क्रॉप यूज़, यानी कितना वाटर जो है सॉइल होल्ड कर सकती है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, क्योंकि कोई क्रॉप कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, तो इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, ज़्यादा होल्ड कर सकती है वाटर को, और फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में आप ऐसा क्या करेंगे कि सॉइल इरोजन जो है कम से कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो टेरेस फार्मिंग करिए आप, और शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन जिनको नहीं पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मान लो हमारी कोई फील्ड है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड में हम क्रॉप उगानी है, मान लो गेहूँ या कोई और क्रॉप हमें ग्रो करनी है इसमें, तो मैं क्या करूँगा कि एक बाउंड्री बनाऊँगा इसमें, और बाउंड्री के ऊपर पेड़ उगा दूँगा बड़े बड़े। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो जब हवा आएगी तो इन पेड़ों में लगेगी, तो यहाँ की जो हवा रहेगी उसको, जो हवा जो पास हो रही होगी यहाँ से, वो पेड़ों में लगेगी, ना कि मिट्टी में जाएगी। और मिट्टी में नहीं जाएगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो अपनी जगह पे ही रहेगी। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि हम जो है शेल्टर बना देते हैं, एक तरीके से बेल्ट बना देते हैं लाइन बाय लाइन ट्रीज़ का, जिससे जो वाटर नहीं, जो एयर है वो ट्रीज़ के साथ टकराती है और वो पास हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, क्योंकि जो अच्छी सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो वहीं पे रहती है जहाँ थी। अगर वो मान लो ये पेड़ नहीं होंगे तो तेज़ आंधी आएगी, तो जो अच्छी सॉइल है इसको क्या करेगी, ये उड़ा के ले जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टेरेस फार्मिंग बताया था आपको। व्हाट आर बायोटिक एंड द एबायोटिक रिसोर्सेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। बहुत आसान है, ट्रीज, एनिमल, इंसेक्ट्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अर्थ, एयर, वाटर, मेटल, रॉक्स एट्सेट्रा, एनीथिंग विच इज़ नॉन लिविंग इज़ द एबायोटिक रिसोर्स। तो यहाँ तक हमारे ये 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा आगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। आपको बताना है कि हम इंडिया के अंदर किस तरीके से लैंड को यूज़ करते हैं, किस किस पर्पस के लिए, और वाई एज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 से 61। देखो इसका आंसर आसान है। दूसरा जो पार्ट है इसका मैं वैसे बताऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है, लेकिन सिंपल सी बात है कि इसमें पूछा है कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो बढ़ी क्यों नहीं, इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई 1960 से 61 के बाद से, क्योंकि उसके बाद से हम रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो फॉरेस्ट कहाँ रहेंगे। यहाँ तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, काटे जा रहे हैं इतनी सारी फॉरेस्ट, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको काटना पड़ रहा है मजबूरी में। इंसान अपने जो है काम के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहा है। यही कारण है कि
फॉरेस्ट का जो एरिया है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बस गिने चुनी जगह पर रह गया है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने रोड्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, गांव बस गए, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलो तो इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। ये 120 वर्ड्स में देना है। देखिए, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरी डिवाइडेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड बहुत आसान सी, जहाँ पे किसान जो है खेती करता है, वही लैंड एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है। फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट हैं। लैंड मीट फॉर पेस्चर एंड द ग्रेजिंग, जहाँ पे चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट होता है वेस्ट लैंड। तो आपको क्या क्या याद रखनी है, इंडिया में किस तरीके से लैंड डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे खेती होती है। फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और तीसरी लैंड कौन सी है, ग्रेजिंग। और जो बची हुई जहाँ पे कुछ नहीं होता, वेस्ट लैंड होती है वो, जहाँ पे कुछ और चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कैसे, वेस्ट लैंड होती क्या है, जहाँ रॉकी, एरिड या फिर डेजर्ट एरियाज़ को बोल सकते हैं। जो भी डेजर्ट एरियाज़ हैं या रॉकी, जहाँ पे पत्थर वत्थर पाए जाते हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे ट्रीज़ कम ग्रो होते हैं, वो सब वेस्ट लैंड में होता है। और दूसरा क्या है, लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। एक लैंड वो भी है जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो कौन सी लैंड है, जैसे घर बना लिया आपने, रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया, इंडस्ट्रीज़ को बना दिया, ये सब लैंड हमारी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा 54% ऑफ द टोटल लैंड इज़ कल्टिवेबल, मतलब 54% लैंड पे आप जो है क्रॉप्स को उगा सकते हैं। 22.5% इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी 22.5% क्या है, कवर्ड है फॉरेस्ट से। आपने पहले भी शायद कुछ पढ़ा होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ठीक है, कुछ परसेंट होता है जो फिक्स होता है, बिल्कुल गाइडलाइंस होती हैं कि एनवायरनमेंट में इकोलॉजी या फिर बैलेंस करने के लिए, नेचर को बैलेंस करने के लिए इतना हमें फॉरेस्ट एरिया चाहिए, ट्रीज़ चाहिए, वो फिक्स्ड होता है, वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, 22.5% इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट और 3.45% ग्रेजिंग के लिए होता है। जो बची हुई वेस्ट लैंड है वो मिसलेनियस कल्टीवेशन में होता है। अब इसका ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें जो पूछा था कि एक्सप्लेन द लैंड यूज़ पैटर्न, तो आपको बता दिया कि किस तरीके से लैंड यूज़ होती है इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं कि 1960 से 61 के बाद क्यों अभी तक इतना फॉरेस्ट एरिया या कवर या लैंड क्यों नहीं बढ़ा। बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद, डिमांड फॉर द मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। डेवलपमेंटल वर्क्स, यानी जो हमारे कंट्री को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की वजह से हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा। इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया गया, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है डेवलप किया गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग्स बनी, तो फॉरेस्ट एरिया अपने आप क्लियर हुआ। अर्बनाइजेशन हुआ, लोग गाँव से जो है शहरों की तरफ पलायन करने लगे, पलायन मतलब जाने लगे, उसे अर्बनाइजेशन बोला जाता है। तो इन सब की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा कम हुआ है। लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4% सिंस 1960 से 61, तो सिर्फ 4% ही बढ़ा पाए हैं। ऑब्वियसली आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए अगला क्वेश्चन है ये, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। आपको एसएसटी में क्वेश्चंस समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है पॉइंट्स में, जैसे इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम दोगे तो पॉइंट वाइज आंसर दोगे तो एग्जामिनर पे जो है अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हाउ हैव द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो उसकी वजह से कितना हम जो है रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, देखते हैं क्या है। टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, यानी बहुत सारे जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी आई है जब ये इक्विपमेंट्स आए हैं। इनकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करने के लिए हमको रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, वो भी सुधरेगी अपने आप ही। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री राइसेस,
जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ती है तो लोगों के वहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं। नीड्स ऑफ द पीपल ऑल्सो राइज। इट अगेन रिजल्ट इन द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। जब लोगों की ज़रूरतें पड़ रही हैं तो लोग रिसोर्सेज को ज़्यादा भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ एसीज़ का, जो एयर कंडीशनर्स होते हैं। मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है कि हाँ भाई किसी गर्मियों में जो हमें एसी चलाना चाहिए, कूलर चलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों के पास पैसा है, उन्होंने ख़रीद लिया, तो जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतनी उसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी रिसोर्सेज़ की। रिसोर्सेज़ क्या था यहाँ मेरे एग्जाम्पल में? एयर कंडीशनर या फिर कोई कूलर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट। अगर आपकी इकनॉमी अच्छी है, आपके परिवार की, आपकी खुद की, आपके देश की अगर इकनॉमी अच्छी है तो आपका जो है डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत फास्ट होगा। इट हेल्प्स टू मेक कन्वर्ट वेरियस मटेरियल्स फाउंड अराउंड अस इनटू रिसोर्सेज। जो आपको पता भी नहीं होता कि हम इस मटेरियल को, ये रॉ मटेरियल जो ऐसी पड़ा हुआ है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करें, उस चीज़ को भी आप हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से दिमाग लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू द कंजप्शन ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज टू। अब आपने कोई चीज़ नहीं देखी, उसके बाद उसकी हेल्प से एक और नई चीज़ बना दी, ठीक है, या फिर पुरानी चीज़ थी, इसकी हेल्प से आपने उसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाई कर दिया। जैसे बाइक को मॉडिफाई करते हैं ना, वो अलग दिखने लगती है, ऐसे ही एक और नया रिसोर्स बन जाएगा, फिर वो भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स। अब शुरू हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत अंडरस्टूड होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं समझा अपनी क्लासेस में, वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस का कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं, फिर भी चल रही हैं तो ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। मतलब जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में मौजूद हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो सकती है, इकोनॉमिकली भी फीजिबल है वो चीज़ हमारे लिए, हमारा समाज भी उसे एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ रिसोर्स हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में, एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स सो दैट वी कैन स्टे इन अवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। बता चुका हूँ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होती है। रिन्यूएबल से सीधा सीधा याद रखो, जैसे सन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती नेचर के अंदर। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये सब होती हैं जो लिमिटेड सप्लाई में है और जो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कितनी रिसोर्सेज होती हैं? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड द रिजर्व्स। ठीक है, इसका जो डिटेल में आंसर है इसी में ही है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक यानी लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज। फ्लोरा मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, जितने भी वनस्पति है। फोना मीन्स एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेंशन आ नॉन रिन्यूएबल सोर्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो बहुत आसान सा है, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इन्हें रिसाइकिल भी नहीं कर सकते और जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा, और लिमिटेड सप्लाई में है ये। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल रिसोर्स। गिव एग्जांपल। दीज रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। एग्जांपल्स क्या है इन रिसोर्सेज का? ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल कंट्री इन रिसोर्सेज पे हक नहीं जमा सकती। अगर उसे इस चीज़ का यूज़ करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो वही हमारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी
हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि जिन रिसोर्सेज पे अच्छे से सर्वे हो चुका है, ठीक है, इनको हमें पता है कि हमें इस चीज़ के लिए यूज़ करनी है, हमें ये भी पता है कि कितना चाहिए, हमें ये भी पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, और हम ये भी पता है कि यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, हमें सारी चीज़ें पता है किसी रिसोर्स के बारे में, कैसे यूज़ करना है, कहाँ मिलेगी, कैसे बनती होगी और कैसे उसे यूटिलाइज़ करते हैं। ये होती है डेवलप्ड रिसोर्स। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। बहुत सारी रिसोर्सेज अभी भी ऐसी हैं जिनका यूज़ हमें पता नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बनती है उनसे रिलेटेड तो हम उस चीज़ को जान सकते हैं, उन रिसोर्सेज के यूज़ को जान सकते हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्स आ गया होगा आपको समझ में। विच आर द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली बाय ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर द, बेसिकली होना चाहिए व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली बाय ह्यूमन बींग्स। यू हैव टू मेंशन एनी वन, कि हम कोई भी एक रिसोर्स को बुरी तरह कैसे यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज ग्रीडी। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। नेक्स्ट वन इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, जैसे ट्रीज को कट किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है, क्यों, अपनी ग्रीड को, अपने मतलब खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जो है ट्रीज़ को क्लियर कर देते हैं अपनी इंडिविजुअल ग्रीड को पाने के लिए। तो डिप्लेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ट्रीज़ को कट करना। पहला पॉइंट था एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज को इन द फ्यू हैंड्स, यानी बहुत सारे रिसोर्स को इकट्ठा कर देना फिर इसे यूज़ करना। उससे नुकसान ये होता है कि दूसरे के पास रिसोर्स जाएगी नहीं। सिंपल सी भाषा में देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, उसमें क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब बोला गया था कि पूरी कंट्री लॉकडाउन होगी, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि बहुत कुछ खरीद लेते हैं, सारा सब्जियां खरीद ली, दालें खरीद ली, सब कुछ खरीद ली, घर में स्टोर कर लिया। अब इससे नुकसान ये हुआ कि किसी के पास, बेचारे गरीब के पास दाल नहीं पहुंची या किसी के घर में कुछ गया ही नहीं। तो एक तरफ तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, और दूसरे की तरफ गया ही नहीं ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुँचे, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचे। पहला पॉइंट तो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो पर्यावरण में चीज़ें उनको नुकसान ना पहुँचे, और चीज़ों को इस तरीके यूज़ किया जाए कि वो फ्यूचर के लिए भी सिक्योर हो सकें। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमें अभी यूज़ कर लें। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो यही है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मान लो आप इसी जनरेशन में सारा यूज़ कर ले तो आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ बचेगी ही नहीं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and development should not compromise with the needs of the upcoming generation or future generation। तो क्लियर हो गया होगा। What was the object of Rio de Janeiro Earth Summit 1992? ऑब्जेक्ट बताना है, क्या एम था जो रियो डे जनरियो में हुआ था ब्राज़ील में, अर्थ समिट 1992 में। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। किस लिए इसका एम क्या था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे उसे और अच्छे से बेहतर बनाना है। समझ में आ गया? सिंपल सा है कि एनवायरनमेंट को हमारे प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे डैमेज हो रहा है, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब देखना था हमें। नेक्स्ट इज व्हाट इज एजेंडा 21। इट इज़ द डेक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। एक तरीके से डिक्लेरेशन था जो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स थे UNC में, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या किया था कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट द रियो डी जेनरियो। सेम मोटो वही था, बस एजेंडा उठाया था उन्होंने, 21 नाम दिया गया था इसे। मे भी इसके बारे में आपको और अदर जानकारी है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे एक्सप्लेन आगे करूँगा जब इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो एम भी दे रखा है वैसे यहीं पे ही, वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, फिर ये 2 से 3 मार्क्स का हो जाएगा। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बता दिया है। इसका एजेंडा क्या था कि जो एनवायरमेंटल में डैमेज हो रहे हैं, जो गरीबी हो रही है उसके कारण जो डिसीज़ फैल रही हैं, उन सबको जो है अच्छे स्तर से ठीक करना है, सुधारना है,
म्यूचुअल नीड्स और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, एनवायरमेंटल को यानी एनवायरमेंट को कम से कम डिग्रेड करना है, ठीक है। कम से कम क्या कहने का मतलब ये है कि डिग्रेड होने से बचाना है, ठीक है। पर आज की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली हमारे कामों की वजह से डिस्टर्ब हो ही जाता है। कैसे? एसीज यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, उन सब में धुआं निकलता है, सब कुछ जो है एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट्स इन इंडिया आर रिच इन मिनरल्स एंड द कोल डिपॉजिट्स। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, याद रखना है आपको स्टेट्स के नाम। स्टेट्स के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। हाउ डिड गांधी जी वॉइस इज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन, जो बता चुका हूँ अभी स्टार्टिंग में जब बताया था, गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, हमारी ज़रूरतों के लिए नेचर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन उस इंसान के लिए या उस जानवर के लिए नहीं दे रखा जो कि बहुत ज़्यादा लालची है, जो कि अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए कुछ नहीं है नेचर के लिए, नेचर उसे कुछ नहीं देगी। कहने का मतलब यही था गांधी जी का। स्टेटमेंट पूछा नहीं जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द कॉलोनियल कंट्रीज टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ कंट्रीज अंडर देयर कंट्रोल, क्या रीज़न था? रीज़न ये था हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डेवलप हो रही थी। यही कारण था कि उन्होंने जो कॉलोनियल कंट्रीज थी एक्सप्लॉइट की थी अपनी रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच रिपोर्ट इन 1987 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सी रिपोर्ट ने, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा, ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। जैसे रियो डो जनवरी 1992 में हुआ था, एजेंडा 21 क्या था, ये सब आपके वन लाइनर्स हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे। हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया इज़ प्लेन एंड व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है, और कितना एरिया लैंड प्लेन है। जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में समतल जो ज़मीन होती है, 43% जो लैंड एरिया वो प्लेन है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंस यही है कि हम आसानी से खेती कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का क्या यूज़ है। माउंटेन्स इंश्योर पेरिनिलियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो आप समझ गए होंगे, रिवर्स फ्लो करती हैं वहाँ पे, टूरिज्म के लिए अच्छा एक बिज़नेस हो जाता है, सरकार के लिए पैसे कमाने का, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसका, ठीक है। बहुत सारी वहाँ हमें प्लांट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा फोना मिलती है, जो कि नॉर्मली प्लेन्स पे नहीं देख सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक ही साल में एग्रीकल्चर ईयर बोला जाता है, किसी एरिया को 2 बार जो है उस पर फसल उगाई गई, प्लस नेट सोन एरिया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना, ये एक ही वर्ड का आंसर है। व्हेन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया, तो 1952 में, 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्म हुई थी। हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इज़ इन इंडिया, तो डिग्रेडेड लैंड कितनी है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ये जो हम परसेंट बताता हूँ या फिर कोई भी डेटा रिकॉर्ड करके बताते हैं, हमेशा सही नहीं होता, आगे पीछे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज़ ऑफ लैंड। द फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं। तो टोपोग्राफी फॉर द क्लाइमेट की बेसिस पे भी लैंड यूज़ होती है, सॉइल टाइप्स पे भी हमें अलग अलग सॉइल्स मिलती हैं, पॉपुलेशन देख सकते हो आप, कहीं पे ज़्यादा है माउंटेन एरियाज़ में, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है प्लेन एरियाज़ में, ठीक है। स्टेट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, जो ज़मीन है वो कैसे ख़राब हो रही है। तो ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा लोग अपने जानवरों को चरा देते हैं कहीं पे, तो सॉइल की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो ये सब के कारण भी हैं।
जो लैंड डिग्रेड होती है। ये सब टर्म्स बताऊंगा अभी, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिन्हें डिटेल में पढ़ेंगे हम। विच आर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? एफॉरेस्ट्रेशन, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, एफॉरेस्ट्रेशन होता है, या फिर एफॉरेस्ट्रेशन बोले तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ट्रीज और फॉरेस्ट को ग्रो करना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। माइनिंग मीन्स जब हम किसी ओर को, किसी मेटल्स को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में निकालते हैं तो वो भी चीज़ हमारा जो है नुकसान पहुंचाती है लैंड को, तो इससे बेटर है उसे कंट्रोल वे में करना चाहिए। किसको? माइनिंग को। हाउ माइनिंग इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड? किस तरीके से माइनिंग, आपके दिमाग में आ रहा होगा माइनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है? माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट। तो होता ही है कि जब माइनिंग की जाती है किसी भी मटेरियल को पाने के लिए, मेटल को पाने के लिए एक्सकेवेशन किया जाता है, यानी कि खुदाई की जाती है। खोदने से ये होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज़ हो जाती है, तो लंबे लंबे गहरे डीप स्कार्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। मेंशन द स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरीगेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन। आपको ये बताना है कि कुछ स्टेट्स के नाम बताने हैं कि जो ओवर ग्रेजिंग और ओवर इरीगेशन की वजह से डिग्रेड हुई है। ओवर ग्रेजिंग से जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। ओवर इरीगेशन का मतलब ज़्यादा किसी एक ही ज़मीन पे बार बार क्रॉप्स को उगाना, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो गई। लूज़ होने से क्या हुआ, उसमें क्रॉप उगा नहीं सकती, तो लैंड ख़राब हो गई और डिग्रेड हो गई वो। तो ओवर इरीगेशन की बात करें तो जितने भी नॉर्थ साइड के हैं, आप ध्यान से देखोगे, और ओवर इरीगेशन की बात कर रहे थे हम, माफ़ कीजिएगा, ओवर इरीगेशन में जितने भी हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, और ओवर ग्रेजिंग में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है, ये चीज़ हम याद कर सकते हैं, आसान है। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल? तो पूरा नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन प्लेन्स, सब एल्यूवियल सॉइल ही मिलती है। बताया था आपको कि एल्यूवियल सॉइल जो है पोटैश में रिच होती है, इसकी रिटेंशन कैपेसिटी भी हाई होती है, फर्टिलिटी भी इसकी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एल्यूवियल सॉइल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज उनकी जो एल्यूवियल सॉइल है वो है बांगर और खादर, इसके बेसिस पे। देखो, जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है उसे बांगर बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है वो बांगर है, जो न्यू है वो खादर बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसे याद रखेंगे? जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है वो बांगर बोली जाती है और न्यू एल्यूवियल सॉइल वो खादर बोली जाती है। देखिए कैसे याद रखेंगे, जो खादर होती है वो नई मिट्टी बोलते हैं उसे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहले कि यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो रिवर के जो पास वाली जो मिट्टी है, पास की जो मिट्टी है बिल्कुल, जो उससे जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, पानी के साथ जो मिट्टी आती हुई जमा हो रही है, वो होती है हमारी न्यू एल्यूवियल, यानी कि खादर बोलते हैं। लेकिन जो इस रिवर से दूर है मिट्टी, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, तो ये हमारी बांगर कहलाती है, जो पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल्स? रेगुलर सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में मिलती है और रेगुलर सॉइल्स ही बोलते हैं। और ये क्रॉप कौन सी उगाते हैं? कॉटन, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉटन। वेयर आर द रेड एंड द येलो सॉइल्स फाउंड? रेड और येलो सॉइल्स कहाँ मिलती हैं? रेड एंड द येलो सॉइल्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार जिसे बोलते हैं। इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स में, मिडिल गंगा प्लेन में, और कुछ वेस्टर्न घाट्स के जोन में भी। तो आपको चीज़ याद रखनी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आपको स्टेट्स के नाम याद रखिए, डेक्कन प्लेट्यू नाम याद रखिए, आसानी से याद हो जाएगा। स्टेट वन फीचर ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद द एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। लेटराइट सॉइल्स की क्या फीचर है? लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद द एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू नट्स एंड वेयर? तो कैश्यू जो नट्स होते हैं उनके लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है प्रोडक्शन के लिए? तो रेड लेटराइट सॉइल, जो लाल मिट्टी बोलते हैं जिसे, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में होती है, जो कि कैश्यू नट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल याद रखना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट इज सॉइल इरोजन? आपको बताया था
द डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल का जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, उससे उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, जो उर्वरक शक्ति होती है क्रॉप्स को ग्रो करने की वो ख़त्म हो जाती है। कैसे भी हो सकता है ये, सॉइल वाटर के थ्रू भी बह के जा सकती है, हवा भी ले जा सकती है उसे, ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स, कुछ भी, कैसे भी सॉइल इरोजन हो सकता है। मोस्टली वाटर के थ्रू ही होता है, क्योंकि वाटर के साथ ही फ्लो कर जाती है बहुत सारी मिट्टी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ कैनाल्स होते हैं, कैनाल्स के पास जो उसकी बाउंड्री होती है दोनों तरफ, वहाँ से मिट्टी जो छूटने लगती है और वो फ्लो करके चली जाती है, वही सॉइल इरोजन होता है। विच आर द टू कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना ऑटोमेटिकली होगा, ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़। आप ये चीज़ भी इसमें कॉजेज दे सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटोगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल इरोजन होगा, ओवर ग्रेजिंग होगी तो भी सॉइल इरोजन होगा, सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा, और माइनिंग एक्टिविटीज़ आपको बताया था। व्हाट आर रेवाइंस? रेवाइंस क्या होती हैं? द लैंड दैट बिकेम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, यानी सूटेबल नहीं होती, ग्रो नहीं कर सकती क्रॉप्स को, वो हमारी बैड लैंड होती है। इन चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में, चंबल एरिया में, ऐसे एरियाज़ को या बेसिन्स को क्या बोला जाता है? रेवाइंस। ठीक है, समझ में आ गया? नाम इसका बैडलैंड ही है, लेकिन जानते इसे चंबल बेसिन में रेवाइंस के नाम पे है। रेवाइंस मीन्स जो मिट्टी ख़राब हो गई है, जिस पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, जो सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ शेल्टर बेल्ट्स इन डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया? शेल्टर बेल्ट्स आपको पहले भी बताया था किस तरीके से लगाई जाती हैं। पेड़ों खेतों के बीच में बड़े बड़े पेड़ उगा दिए जाते हैं। पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो कि बाउंड्री की तरह बन जाएं। उससे क्या होता है कि हवा तेज़ी से पास होगी तो उन पेड़ों में लगेगी, ना कि जहाँ पे सॉइल है उस पर लगेगी। द शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। डेजर्ट भी तो स्टेबलाइज रहेगा भाई, डेजर्ट में मिट्टी होती है, रेत होता है, वो उड़ेगा नहीं। जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो मिट्टी उड़ेगी नहीं वहाँ से, वो हवा जो उसी पर लगेगी, जो हमने पेड़ पौधे उगाए हैं शेल्टर बेल्ट्स की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और आपको ये भी बताना है कमेंट में लिखने के बाद, कमेंट में लिख के बताना है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं, क्योंकि मैं तो आपको पूरा एसएसटी का जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सबके कराऊंगा। बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्टूर प्लगिंग? Plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. प्लगिंग का मतलब वही होता है खेतों को जोतना, लेकिन कंटूर आ रहा है, ये कंटूर लाइंस जो बोलते हैं, होता ये है कि प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस। मैं आपको इसका तो जो अगला क्वेश्चन है वो मैं फिगर के थ्रू बताता हूँ। ये कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटूर प्लगिंग? कंटूर प्लगिंग का यूज़ क्या होता है? देखिए, कंटूर प्लगिंग जिस तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कोई माउंटेनियस रीजन है, यानी कि स्टीप स्लोप है। अब यहाँ पे ताकि वाटर ओवरफ्लो ना करे नीचे, दूसरी क्रॉप्स को इफेक्ट ना करे या नीचे ना फ्लो हो, अपनी जगह एरिया जोन में ही रहे, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, जो ट्रेंचेस बनी हुई है ना यहाँ पे, तो ट्रेंचेस में इधर यहाँ सैंड भर देंगे या मिट्टी भर देंगे या स्टोन्स भर देंगे ताकि वाटर फ्लो ना करे नीचे की तरफ। इससे क्या होगा कि वाटर ईजिली अपने जोन में ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा यही फ़ायदा होता है कंटूर प्लगिंग का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब ये अभी आपको जो फिगर दिखाई है उसी का यूज़ यही है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटूर प्लगिंग? कि प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डीसेलरेट, यानी जो वाटर का फ्लो वो रुक जाता, नीचे पानी नहीं जाता, जो अभी आपको जो फिगर दिखाया था। ठीक है, वही हमारी कंटूर फार्मिंग में बोली जाती है, फिर कंटूर प्लगिंग भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेल्टर बेल्ट्स? आई थिंक शेल्टर बेल्ट्स वाला क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये अगले जो क्वेश्चन हैं अब स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि शॉर्ट आंसर है या फिर लॉन्ग आंसर है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको जो है बोर हो जाओगे। तो अगली वीडियो में जो है इन जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हैं, जो कि लॉन्ग आंसर हैं प्लस शॉर्ट आंसर हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन सबको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। ठीक है, तो आपको बताइए वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, समझ में आया हो तो लाइक करना ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर समझ में आया आपको। और कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट में लिख दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरी एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके एमसीक्यू हैं या उसके वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, मैं सब कुछ कराऊंगा हर चैप्टर के। अगर आपको सिलेबस जानना है कि एसएसटी में कितना सिलेबस कट आउट हुआ है,
तो आप ये चीज़ भी जान सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कितना सिलेबस कटा है, आपको पता चल जाएगी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, जो जो बोर्ड्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उतना ही कराऊंगा, ठीक है। तो अब जो है अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसी वीडियो के जितना भी कंटेंट बच गया यानी जितने भी क्वेश्चंस बच चुके हैं उन सबको पूरा कराऊंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। एक ज़माना ऐसा भी था कि स्कूल वाले आपको मोबाइल रखने पे पनिशमेंट दिया करते थे, वक्त ऐसा ही था, उस वक्त पनिशमेंट मिलती थी, मोबाइल छीन लिया जाता था। लेकिन आज सब कुछ मोबाइल पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। समय समय की बात है, वो समय कुछ और था, आज कुछ समय और है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये मत समझिए कि हम जब भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जब स्कूल खुलेंगे या फिर हमें कोई ऑनलाइन ट्यूटर आएगा पढ़ाने वाला, ठीक है। अपनी जो है स्टडीज़ को रेगुलर रखिए। CBSE ने अपना सिलेबस 30% रिड्यूस किया है। इट मीन्स एग्ज़ाम्स अच्छे से होंगे आपके, वैसे ही होंगे जैसे होने हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। अपने सीरियसली लीजिए इन एग्ज़ाम्स को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।